हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो पोल्यूशन क्या है सबसे पहले। तो पोल्यूशन को जो साइंटिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इकोलॉजिस्ट ईपी ओडम, यूजीन फॉस्टर ओडम, इन्होंने डिस्क्राइब किया था व्हाट इज पोल्यूशन, डेफिनेशन दी थी पोल्यूशन। ठीक है, 1971 में। तो वो डेफिनेशन क्या है, पोल्यूशन किस चीज़ को कहते हैं, ब्रीफली अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो पोल्यूशन कहते हैं it is an alteration in the physico-chemical. It is an alteration in the physico-chemical and biological nature of air, water and soil. तो है क्या, इट इज एन ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन यानी कि चेंज इन द फिजिको केमिकल, फिजिको केमिकल यानी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ रहा है, किसकी, एयर, वाटर या सॉइल की। ठीक है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एयर, वाटर या सॉइल की जब चेंज हो जाती हैं उसी को पोल्यूशन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, दैट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द होल एनवायरनमेंट, दैट अल्टीमेटली affects the whole environment. तो पूरे environment को जो affect करता है फिजिको केमिकल चेंज, किसमें, एयर, वाटर या सॉइल, उसे कहते हैं पोल्यूशन। ठीक है, अब पोल्यूशन जो है दो तरीके से हो सकता है, दो कॉजेज हो सकते हैं पोल्यूशन। कॉजेज दो टाइप के मेजर कॉजेज हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड। ठीक है, यानी इंसान की वजह से होने वाले पोल्यूशन को एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा नेचुरल। ठीक है, नेचुरल कॉजेज की वजह से भी हो सकता है पोल्यूशन। ठीक, नेचुरल कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, इसके एग्जांपल आप ले सकते हो। ये मैन मेड एग्जांपल तो आपको पता ही है, व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से, नॉइज़ की वजह से, ठीक है, वेस्ट वाटर डंप करने की वजह से, ये सब एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड कॉजेज। नेचुरल कॉजेज जो हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन, जब एक वॉल्केनो इरप्ट होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एयर, a large amount of dust, ash is released into the air, so that causes, it changes the properties of air and causes air pollution. तो volcanic eruption एक एग्जांपल हो जाएगा इसका। ठीक है, फॉरेस्ट फायर एक एग्जांपल हो जाएगा, फॉरेस्ट फायर एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम फ्लड्स की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन होता है, सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वाटर पोल्यूट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब इसके कॉजेज हैं, नेचुरल कॉजेज हैं पोल्यूशन के। दो कॉजेज हो सकते हैं पोल्यूशन के, क्या क्या, एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड। ठीक है, उसके बाद मेनली जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के वो क्या क्या है। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, किस किस वजह से, कहाँ से आता है ये पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। तो नेचर ऑफ पोल्यूटेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ से आ रहा है वो सोर्स। ठीक है, जैसे मान लो पहला हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट, पहले हम बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट एज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहाँ से आता है, किस जगह से मिलता है सॉलिड वेस्ट का मेनली। ठीक है,
तो डोमेस्टिक हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी आइदर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी ये हमारे घरों से निकलने वाला, फ्रॉम होम्स या हाउस होल्ड्स, घरों से निकलने वाला जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन्स हैं, फूड की पैकेजिंग है, ठीक है। कोई भी यूज्ड सॉलिड वेस्ट आइटम वो डोमेस्टिक पोल्यूटेंट हो जाएगा, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। दूसरा इंडस्ट्रियल हो सकता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा, ग्लास, पिगमेंट्स, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक का एग्जांपल आप लिख सकते हो पैकेजिंग, पैकेजिंग इसके एग्जांपल में आ जाएगी डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सैनिटरी पैड्स आ जाएंगे इसके एग्जांपल में, रेजर ब्लेड्स आ जाएंगे इसके एग्जांपल में, ठीक है। रेजर ब्लेड से बहुत कॉमन पोल्यूटेंट है, घरों से निकलता है। मेडिसिन आ जाएंगी, ठीक है। मेडिसिन हालांकि सॉलिड वेस्ट में नहीं है, पैकेजिंग में वो सब हमने कवर कर ही लिया। तो ये कुछ कॉमन सॉलिड वेस्ट है जो डोमेस्टिक होते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में एग्जांपल आ सकता है ग्लास, ठीक है। पिगमेंट्स, कलर पिगमेंट्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के, वो आ सकते हैं इसमें एग्जांपल, ठीक है। रबर आ सकता है, हालांकि रबर घरों से भी निकलता है, रबर के पीसेस आ सकते हैं, लेदर पीसेस आ सकते हैं। मान लो आप जैसे कोई इंडस्ट्री लेदर जैकेट्स बनाती है, लेदर के शूज़ बनाती है, तो उसमें जो वेस्ट लेदर बचता है उसे काटने वाटने के बाद, तो उसके पीसेस बहुत कॉमन सॉलिड वेस्ट का एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद सॉलिड वेस्ट में सीवेज हमारा अगला एग्जांपल आ जाएगा, सीवेज, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्ट एक एग्जांपल आ सकते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सब सॉलिड वेस्ट के एग्जांपल, ठीक है। तो सीवेज क्या है? ह्यूमन एंड एनिमल्स का एक्सक्रीट है, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीशन से जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो आ जाएगा। ठीक है। डिटर्जेंट्स भी इसी के अंदर आते हैं एग्जांपल, सॉलिड वेस्ट के एग्जांपल में, जो सीवेज में मिलेंगे आपको। एग्रीकल्चरल वेस्ट के अंदर क्या होंगे? प्लांट और एनिमल के बचे हुए, प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यूज, जो प्लांट का पार्ट यूज नहीं होता एज अ फूड, वो रेजिड्यू कहलाता है, ठीक है। वो बचा रह जाएगा। ब्रोकन ट्विग्स, वुड, फ्रूट्स, पेस्टिसाइड, हालांकि ये बायोडिग्रेडेबल, ये कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाएगा, तो ये वेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये वेस्ट ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल होता है। हाँ, उसे अगर बर्न किया जाता है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर उसे बर्न किया जाएगा तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वैसे क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड वेस्ट। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो टाइप है वेस्ट का, वो लिक्विड वेस्ट आ जाएगा। तो लिक्विड वेस्ट में क्या क्या आता है? इसमें भी मल्टीपल सोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, इसमें भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, ठीक है। और सीवेज और एग्रीकल्चरल, इसमें भी वही सब चीज़ें आएंगी। एग्रीकल्चरल इसमें भी होगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या होगा? लिक्विड वेस्ट में पेस्टिसाइड्स निकलते हैं जो हम डालते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल फील्ड से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इसमें होंगे एग्जांपल। जो फर्टिलाइजर से पेस्टिसाइड डालते हैं वो वाटर के अंदर मिल जाते हैं जब उससे रन ऑफ निकलता है, ठीक है।
और घर के सीवेज जो डोमेस्टिक, तो आपको पता ही है लिक्विड वेस्ट क्या क्या निकलेगा इसके अंदर। ठीक है, डोमेस्टिक में मेडिसिन भी हो सकती हैं बाय द वे, सिर्फ टॉयलेट वेस्ट नहीं है, मेडिसिन भी लिक्विड वेस्ट के अंदर निकलती हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपके ड्रेन क्लीनर्स जो आप यूज़ करते हो घरों में, तो हालांकि ये क्लीन ऑप्शन नहीं है, जो हम ड्रेन क्लीनर फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं फ्लोर को साफ करने के लिए, वो ड्रेन उसके पोल्यूशन तो कॉज करता ही है और वो आपकी हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है। तो उसकी जगह हम विनेगर यूज़ कर सकते हैं, जो आपका खाने में डालने वाला विनेगर होता है ना, वो भी बैक्टीरिया को मार सकता है आपके फ्लोर। तो पानी में विनेगर डाल के भी ज़मीन को साफ़ किया जा सकता है, सस्ता वाला विनेगर खरीद लो, फिनाइल जितना ही उसका रेट होता है, और वो आपकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप घर में जो ड्रेन क्लीनर यूज़ करते हैं, जो भी फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं ज़मीन को साफ़ करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, उसकी जगह आप विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, यू कैन रीड अबाउट इट, इट्स अ वेरी क्लीन, हेल्थियर एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू दिस। उसके अलावा लिक्विड वेस्ट के अलावा फिर गैशियस वेस्ट आता है तीसरा, गैस की फॉर्म में जो वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, तो गैशियस वेस्ट क्या है एज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन? कॉमन गैसेस जो पोल्यूटेंट के अंदर निकलती हैं वो कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है टेक्निकली, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये सारी गैसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलती है? स्मोकिंग से निकलती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, कहीं भी बंद जगह पे अगर स्मोकिंग कर रहा है कोई इंसान बहुत देर तक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, आपके लंग्स को डैमेज करती है। ये कोल बर्निंग से निकलती है, कोल बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। सल्फर के ऑक्साइड भी कोल बर्निंग से निकलते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो गाड़ियों के इंजन से निकलते हैं। ठीक है, व्हीकल एमिशंस में निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और एयरप्लेन या जेट प्लेन्स के इंजन से निकलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है नॉर्मली उससे निकलते हैं, क्या कहते हैं, ये नेचुरल ज़्यादा होता है, वॉल्केनिक एरप्शन से ज़्यादा निकलता है, वॉल्केनिक एरप्शन। मैन मेड कॉजेस कम है हाइड्रोजन सल्फाइड के। नेचुरल गैस बर्निंग से थोड़ा बहुत निकल सकता है, बर्निंग से नेचुरल गैस से थोड़ा बहुत निकल सकता है। ठीक है, तो ये गैसेस वेस्ट है। उसके बाद चौथा जो टाइप है वो एनर्जी वेस्ट आता है, एनर्जी एज अ वेस्ट, यानी हीट की फॉर्म जो है एनर्जी वेस्ट। एनर्जी वेस्ट क्या होता है? अभी आपने नॉर्मली गैसेस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट सब तो सुना है। एनर्जी वेस्ट क्या चीज़ होती है? एनर्जी वेस्ट जो है वो नॉर्मली जैसे हीट ऐड करना, आप व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल से गर्म इंजन एक्सेसिव हीट ऐड करते हैं, एनवायरनमेंट में गर्मी होती है। ठीक है, तो उसे एनर्जी वेस्ट कहते हैं। तो इसमें हीट आ जाएगा एंड रेडियो एक्टिव एमिशन, हीट एमिशन एंड रेडियो एक्टिव एमिशन। रेडियो एक्टिव एमिशन क्या होता है? हीट एमिशन तो समझ में आ गया आपको, व्हीकल्स की वजह से होता है, व्हीकल्स की वजह से होगा नॉर्मल। ठीक है, ये समटाइम्स सम इंडस्ट्रीज, कोई इंडस्ट्रीज हैं जो जिनको कोल बर्न करना होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई सी भी इंडस्ट्रीज है जिन्हें कोल बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो सारी यूज़ थोड़ी करते हैं, बहुत सारी हीट रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, तो वो एनर्जी पोल्यूशन कॉज करती है, एक्सेसिव हीट रिलीज करती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, और व्हीकल्स तो पता ही है कि इंजन जब उनके गर्म होते हैं तो वो एक्सेसिव हीट करते हैं, तो रोड पे आप गर्मी में जाओगे, रोड पे खड़े होगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी कंपेयर टू अ प्लेस जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही। रेडियो एक्टिव एमिशंस जो होते हैं वो पावर प्लांट्स, जो रेडियो एक्टिव क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं,
उनसे निकलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं। और इसके बाद अगला जो पोल्यूशन का एग्जांपल है वो नॉइज पोल्यूशन आ जाएगा। फिफ्थ, तो किसी भी तरह का अनवांटेड साउंड, नॉइज पोल्यूशन, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज, ठीक है। एनी काइंड ऑफ अनवांटेड साउंड above a particular level, above नॉर्मली 80 डेसिबल, डेसिबल साउंड को मेजर करने का यूनिट होता है। अबव 80 डेसिबल जो भी साउंड होता है उसे जनरली नॉइज कंसिडर किया जाता है, अनवांटेड साउंड, ठीक है। हालांकि म्यूजिक भी कभी कभार 80 डेसिबल से ऊपर होता है, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड नॉइज बिकॉज इट इज प्लीजिंग टू योर ears. बट इफ द म्यूजिक इज समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, या आपको वो पसंद नहीं है, तो आपके लिए नॉइज भी हो सकता है। नॉइज इज वेरी सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम पीपल would like a loud noise while others will not, so that can be considered noise, ठीक है। तो इसके अंदर के हाई वॉल्यूम म्यूजिक भी नॉइज में आ जाएगा, ठीक है। हॉर्न्स, व्हीकल के हॉर्न्स, ठीक है। एरोप्लेन्स, जेट्स, ये सब नॉइज पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकता है, एनिमल्स के ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकता है। अगला जो हम करेंगे वो हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन ऑन द, कई सारे डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया है पोल्यूशन, ठीक है। तो पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। अलग अलग फैक्टर्स को यूज करके हम पोल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला जो इसके अंदर दे रखा है वो है नेचर ऑफ पोल्यूटेंट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, किस टाइप का पोल्यूटेंट है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ पोल्यूटेंट के बेसिस पे दो कैटेगरीज होती हैं। एक है बायोडिग्रेडेबल, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो है जो नेचर में डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। जो नेचुरल बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज करके उसे डिग्रेड कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिकम्पोज्ड नेचुरली, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचुरली डिकम्पोज किए जा सकते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एंड दोस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड नेचुरली, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका फूड वेस्ट आ जाएगा, किसी भी तरह का फूड वेस्ट, ठीक है। लीफ लिटर आ जाएगा, पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके एग्जांपल में प्लास्टिक आ जाएंगे, ठीक है, मेटल्स आ जाएंगे,
ठीक, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन था नेचर ऑफ पोल्यूटेंट के बेसिस पे, किस टाइप का पोल्यूटेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। दो कैटेगरी, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दो कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं किस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को वो इफेक्ट कर रहा है। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट में वो है। तो इसमें एयर, वाटर, सॉइल pollution can be seen classified on the basis of particular component of environment being polluted, component of environment being polluted। तो कौन सा environment का component वो pollute कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज बना दी। क्या कैटेगरीज बनाई है हमने? कुछ 5 कैटेगरीज बनाई है इन टोटल, 5 नहीं 6, सॉरी 6 कैटेगरीज हमने बना दी है इसके अंदर। तो पहली कैटेगरी इसके अंदर सबसे पहली हमने बनाई एयर, एयर पोल्यूशन। तो कौन से ऐसे हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हमने बनाई वाटर पोल्यूशन। तीसरी कैटेगरी हमने बनाई सॉइल पोल्यूशन, जो सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। फोर्थ कैटेगरी बनाई रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव बताया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है, फिफ्थ कैटेगरी नॉइज पोल्यूशन, और सिक्स्थ कैटेगरी थर्मल पोल्यूशन। थर्मल यानी हीट रिलीज कर रहे हैं, जो मैंने बताया था इंडस्ट्रीज से हो सकती है, व्हीकल से हो सकती है। ठीक, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट बीइंग पोल्यूटेड, व्हिच कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड। ठीक है, अब इसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मैनेजमेंट of environmental pollution. So how can we manage or control environmental pollution? So there are multiple steps that we can take to control environmental pollution. ठीक है, पहला सबसे सिंपल स्टेप, environmental education must be made necessary. Environmental education must be compulsory. अब जो कर रही है हमारी गवर्नमेंट, अब आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आज से आप 10 साल 15 साल पहले देखते हैं, हालांकि ये तो SOL में तो अभी स्टार्ट हुआ है पिछले 2-3 साल में, लेकिन आप इंडिया में ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 10-15 साल पहले देखते हैं तो इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट कहीं पे भी एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा होता था। ठीक है, तो इसलिए जब वो एक सिटीजन बन के जाएगा अपने वर्ल्ड में, आगे जाके कुछ भी करेगा वो, तो उसे अवेयरनेस होगी ही नहीं एनवायरमेंट के बारे में बिल्कुल। ठीक है, he will not know anything about the environment, and that is why he will not be an aware citizen, and that is why he will be polluting this environment. तो environmental education को compulsory इसलिए बनाया गया है कि सबको जो problems हैं उसके बारे में पता हो, और जो भी अपने लेवल पे आप steps ले सकते हो environmental pollution को रोकने के लिए वो आप ले पाओ। इस कोर्स का मतलब आपको साइंस सिखाना नहीं है, इस कोर्स का मतलब आपको अवेयर करना है environmental problems के बारे में, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो स्टेप ले सकते हैं कॉमनली, अवेयरनेस अबाउट जनरल एनवायरमेंटल इश्यूज। सिर्फ स्टूडेंट के अंदर ही नहीं, सारी पब्लिक में एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस अबाउट कि क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो नॉर्मल पब्लिक को भी पता होना चाहिए
ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ताकि वो अपने डेली लाइफ में ऐसे चेंजेस ला सकें जिससे एनवायरमेंटल इश्यूज को रोका जा सके अमंग जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक में एनवायरमेंटल इश्यूज की अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ये एक है। ठीक है, तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये भी किया जाता है ऑलरेडी, काफ़ी सालों से किया जा रहा है और भी किया जाना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे कि भाई वाटर जो आपके घर में आ रहा है उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, या रिवर में जो फ्लो कर रहा है या लेक में या ओशन में इसकी क्वालिटी ये रहनी चाहिए, उसके अंदर इतना डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, इतना बीओडी होना चाहिए, इतना सीओडी, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। आप अपने घर में आरओ यूज़ करते हैं, ठीक है, आरओ के अंदर वो टेस्ट करके जाते हैं कि उसमें टीडीएस इतना होना चाहिए, कॉलिफॉर्म इतना होना चाहिए, ठीक है, डीओ इतना होना चाहिए, अलग अलग तरह की डिजॉल्व ऑक्सीजन इतना होना चाहिए। तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट किए जाएं ताकि अगर वो क्वालिटी ख़राब हो तो हम उसे चेक कर सकें कि ख़राब हो गई है। सेम चीज़ एयर के बारे में भी की जाती है। एयर के लिए हम यूज़ करते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप देखोगे दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह पे इसने ये ऑर्गेनाइजेशन, मुझे अभी पता नहीं क्यों नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के डिफरेंट डिजिटल बोर्ड्स लगा रखे हैं दिल्ली में, ठीक है, सफ़र के नाम से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी हम डिस्कस करेंगे आगे, क्या है सफ़र, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एयर पोल्यूशन पॉसिबली हम आगे। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कुछ डिजिटल बोर्ड्स लगा रखे हैं जो दिखाते हैं आपको कि उस एरिया की ये और आसपास के एरिया की एयर क्वालिटी क्या है। तो AQI की वैल्यूज़ होती हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू, तो ये बताती हैं कि इस टाइम पे एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट होने चाहिए फॉर ऑल एयर वाटर एंड सॉइल, एयर वाटर सॉइल, एयर वाटर सॉइल सबके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, ठीक है, ताकि उनको ब्रेक करने पे किसी को फाइन लगाया जा सके। अगर कोई ब्रेक कर रहा है उस क्वालिटी, कहीं मान लो कोई इंडस्ट्री है किसी लेक के पास में, अगर वो लेक की क्वालिटी को डिग्रेड करती है तो हम उस इंडस्ट्री पे फाइन लगा सकें, ठीक है, ताकि उसको रोका जा सके। फोर्थ हम कर सकते हैं सस्टेनेबल अप्रोच टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल अप्रोच टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की तरफ सस्टेनेबल अप्रोच का मतलब क्या है? सस्टेनेबल अप्रोच, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? बेसिकली सिंपल वर्ड में सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जितनी रिसोर्सेज हैं, जितनी स्पीड से वो फॉर्म हो रही हैं, उतनी ही स्पीड से हम उसे यूज़ करें, यानी कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ किया जा सके कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और उसके बाद भी वो रिसोर्स अगली जनरेशन के लिए बची रहे। ये है सस्टेनेबल अप्रोच टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, यानी कि हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो इतना यूज़ करें कि ख़त्म ना हो जाए वो आने वाले टाइम में। जितना रिप्लेनिश होता है हर साल रेनफॉल से या प्लस किसी भी तरह से, किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो वो उतना ही यूज़ करें। वाटर पोल्यूट अगर हो रहा है, मजबूरी भी है पोल्यूट के, इस लेवल से कम पोल्यूशन हो ही नहीं सकता अगर हमें रहना ही है यहाँ पर, तो पोल्यूशन को इतना मिनिमाइज कर सकें कि उतना जितना नेचर हील कर सके। पोल्यूशन अपने आप नेचर हील कर लेता अगर आप हम इस तरह का पोल्यूशन कॉज करते हैं। प्लास्टिक्स को यूज़ करना बंद करें क्योंकि वो नेचर का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको हमने क्रूड ऑयल को ज़मीन से निकाल के उससे प्लास्टिक बनाया, तो वो इररिप्लेसेबल डैमेज है, वो रिकवर नहीं हो सकता उससे एनवायरनमेंट, ठीक है। रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं अगर वो रेजिडेंशियल के साथ मिक्सड हैं तो उनको रीलोकेट करें, एक जगह पे क्लस्टर कर दें इंडस्ट्रीज़ को, ताकि उनसे होने वाले पोल्यूशन को एक ही जगह पे कंट्रोल किया जा सके वहाँ पे ही। अब अगर इंडस्ट्रीज़ अलग अलग जगह पे फैली होंगी, ठीक है, मान लो टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, जो वाटर पोल्यूशन बहुत कॉज करती है, अगर वो अलग अलग जगह फैली होगी तो हर जगह पे गवर्नमेंट को वाटर को क्लीन करने के प्लांट लगाने पड़ेंगे जो कि बहुत महंगा होगा, ठीक है। अगर ये सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पे लोकेटेड होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ उसी जगह में एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे जो सारी इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन को एक साथ ट्रीट कर देगा। अब जैसे इंडिया में अभी हमारे दिल्ली के पास पानीपत के अंदर मेन टेक्सटाइल सेक्टर,
जहाँ पे सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लोकेट कर दिया। इससे पहले वो सीलमपुर में होता था, ठीक है। सीलमपुर में बहुत टेक्सटाइल डाइंग होती थी, वजीराबाद में होती थी, तो एक कई सारे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लोनी के अंदर होती थी दिल्ली में, ठीक है। ये सारे एरिया के अंदर टेक्सटाइल डाइंग होती थी इलीगल, अभी भी थोड़ी बहुत होती है लेकिन वो इलीगल तरीके से हो रही है। गवर्नमेंट ने सबको पानीपत में शिफ्ट कर दिया ताकि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो किसी टाइप का पोल्यूशन की जात करती है उनको रीलोकेट करना जरूरी है एक जगह पे, ताकि उनके पोल्यूशन को मॉनिटर किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एयरपोर्ट्स को भी, जैसे एयरपोर्ट्स आर वेरी बिग कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं एयरपोर्ट्स। तो एयर पोल्यूशन, एयरपोर्ट्स को जनरली सिटीज के बीच में से नहीं बनाना चाहिए, कभी भी साइड्स में बनाना चाहिए। इसीलिए जहाँ भी आप देखोगे जनरली सब जगह पे एयर पोल्यूशन जो है वो मेन सिटी के अंदर नहीं होते, थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है, सिटी से बाहर या कोनों पे होते हैं सिटी के बिल्कुल। 6, जो प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, या इंडस्ट्रीज जनरली बोल रहे हैं, इंडस्ट्रीज should adopt pollution mitigation measures, पोल्यूशन को कम करने के जो तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। हर इंडस्ट्री को मोटिवेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, कि वो पोल्यूशन को कम करने के मेजर्स, तरीके अपनाएं, ठीक है। और न्यूक्लियर टेस्टिंग को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं उसके लिए नए मटेरियल को टेस्ट करने के लिए कई सारे टेस्ट होते रहते हैं, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये इसको टेस्ट करना भी बहुत सारी रेडिएशन रिलीज करता है, और न्यूक्लियर रेडिएशन से ज़्यादा डेंजरस कुछ नहीं है। मतलब ये बाकी सारे पोल्यूटेंट जो हैं एयर वाटर सॉइल में, कोई भी वेस्ट है, तो वो बहुत लंबे टाइम में जाके हमको इम्पैक्ट करेगा। न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो इंस्टेंट इम्पैक्ट करते हैं, बहुत जल्दी, और इनका इम्पैक्ट खत्म, एक इंसान को इम्पैक्ट नहीं करते, उसकी जनरेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो बॉम्ब गिरा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में, उसके इफेक्ट आज तक देखे जाते हैं और कई हजार साल तक देखे जाएंगे। तो न्यूक्लियर टेस्ट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, या तो अवॉइड ही करने चाहिए, लेकिन अगर एनर्जी बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर जो है बहुत क्लीन एनर्जी दे सकता है हमें, जिससे कोई नेचुरल पोल्यूशन, मतलब कुछ एमिशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसके वेस्ट जो बनता है ना पोल्यूशन के बाद, उसको स्टोर करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको आप अंडरग्राउंड स्टोर करोगे, अगर वो बाहर हल्का सा भी लीक हो गया तो उससे कई लोगों की लाइफ बर्बाद हो सकती है, और आने वाली उनकी कई जनरेशन की लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो न्यूक्लियर को जब बर्न करके हम बनाते हैं तो कोई वो एयर में तो कुछ रिलीज नहीं करता, ठीक है, वैसे तो पोल्यूशन कॉज नहीं करता है पोल्यूशन, लेकिन उसका जो वेस्ट बचता है उसको स्टोर करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर वो वेस्ट ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया गया कहीं भी, अगर उसे तरीके से डिस्चार्ज नहीं किया हमने, तो दैट कैन बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसके बाद जो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना, वो है एयर पोल्यूशन। तो इसको क्या बोल सकते हैं एयर पोल्यूशन को? इट इज डिफाइंड एज pollution caused by natural और एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक बताया था अभी क्या होता है, मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक sources that degrades the quality of air, ठीक है। ऐसा पोल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो जिससे एयर की क्वालिटी डिग्रेड होती है, ठीक है, उसे कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो कैटेगराइजेशन क्या है एयर पोल्यूशन का? कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है एयर पोल्यूशन नहीं, सॉरी, एयर पोल्यूटेंट्स, एयर को पोल्यूट करने वाली जो चीज़ें होती हैं, एयर पोल्यूटेंट्स,
उनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, डिफरेंट ऑन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कॉम्पोजिशन एंड काइंड ऑफ मैटर। तो 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। पहला कैटेगरी है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। तो पहला कैटेगराइजेशन जो किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए, यानी कहाँ से उनका सोर्स है। दूसरा किया जाता है उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं, क्या केमिकल्स हैं उसके अंदर। तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, कैटेगराइजेशन किया जाता है, उस वो किया जाता है काइंड ऑफ मैटर। काइंड ऑफ मैटर, किस टाइप का मैटर है उसके अंदर, ठीक है। अब ओरिजिन के बेसिस पे क्या कैटेगरीज हैं, ओरिजिन के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अभी, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, और दूसरे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि कैसे ओरिजिन हो रहे हैं इनका। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिनका अपना ओरिजिन है, यानी वो खुद ही ओरिजिनेट हो रहा है, वो किसी और चीज़ से बन नहीं रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। एग्जांपल जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO या NO2 नॉर्मली, या N2O भी कई बार यूज होता है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 या SO3, ये इसका एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs कहते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंड पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बेसिकली। पार्टिकुलेट मैटर क्या है? स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स दैट वी कैन ब्रीद इन, जो हमारी ब्रीदिंग से हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से बनते हैं, खुद नहीं ओरिजिनेट, अपने आप ओरिजिनेट नहीं करते हैं नेचर में, दे आर फॉर्म्ड बाय प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को बनाते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाएगा ओजोन। इसका एग्जांपल में प्राइमरी पोल्यूटेंट के एग्जांपल, सॉरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एग्जांपल में आ जाएगा ओजोन। तो ओजोन जो है इसी से बनती है, प्राइमरी पोल्यूटेंट से, ठीक है। PAN इसको बताऊंगा मैं क्या होता है ये, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। ओजोन और PAN जो है ना, ये आपने सर्दियों में दिल्ली के अंदर देखोगी, स्मॉग कहते हैं, स्मॉग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्मॉग हो रही है। स्मॉग जो है बेसिकली वो PAN और ओजोन का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये मोस्टली फोटोकेमिकल स्मॉग ये होती है। उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है इसको, थोड़ा सा। हाँ, तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जो है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है इनको। वो 2 कैटेगरी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग, मतलब मैन मेड होते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, मैन मेड कई बार नहीं होते। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो नॉन लिविंग के अंदर होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन यूनिट्स, बेसिकली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, दीज आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सही है। इसका एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा पोल्यूटेंट्स।
फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और कीटोन्स आ जाएंगे इसके एग्जाम, ठीक है। VOCs जो अभी लिखा था मैंने आपका यहाँ पे, VOCs जो इसमें लिखा था वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो इसमें भी आ जाएंगे एकदम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है, डज नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, सीधा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उसके अंदर। एग्जाम्पल के अंदर आपके ये सल्फर के ऑक्साइड SO2 SO3 जैसे उसमें लिखा था, वही नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO NO2, ठीक है, N2O, कार्बन के कार्बन नहीं होगा, जैसे कार्बन का ऑक्साइड नॉर्मली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे इसमें आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर इसी में आ जाएगा। ठीक है, उससे अगला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं काइंड ऑफ मैटर के बेसिस पे, किस टाइप का मैटर है उसके अंदर, ठीक है, the kind of matter it contains, so what kind of matter it contains, it can be used to classify kind of matter जो है वो, उसके बेसिस पे दो कैटेगरी आ सकती हैं अगेन, साइज सेग्रीगेटेड पार्टिकल्स, साइज सेग्रीगेटेड, यानी कि साइज के बेसिस पे डिवाइड किए हुए पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें आपका डस्ट आ जाएगा, एरोसॉल आ जाएंगे, एरोसॉल क्या होते हैं, जो फ्रीजर वगैरह से निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर आ जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये एग्जांपल है इसका, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरा एक है गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स, दूसरी कैटेगरी इसमें गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स, तो इसमें वही आ जाएंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो NO NO2 लिखे थे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 SO3, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, VOCs इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था कैटेगराइजेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एयर वाटर एंड फिर सॉइल भी डिस्कस करना है, चैप्टर इज अ लिटिल लॉन्ग, आई विल ट्राई टू be a little more precise in next class, ठीक है। मैं अब आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो वो ले लेता हूँ, थैंक यू। Khushi, I'll send you the link to the WhatsApp group, please send me a message personally. Yes, Arshal Kamal, fridge also produces, but fridge does not produce as much, it does produce heat, but the heat is not as much as it is produced by the vehicles, but yes, it produces aerosols जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर को हार्म करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, नितिन जैन